प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आज हम मध्य प्रदेश के दमोह की बात करेंगे कि किसका दमोह। जी हां, दमोह के दंगल की हम हर रोज बात करते आए हैं। क्या कुछ वहां हुआ है, प्रचार प्रसार तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन अब 2 मई को दमोह के नतीजे आएंगे। जी हां, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हुआ है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण इस सीट को माना जा रहा है, क्योंकि राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो हलचल शुरू हुई, उसके बाद प्रत्याशी घोषित हुआ, लेकिन अब दमोह के दंगल में आखिर जीत किसकी होगी, दमोह का बाजीगर कौन होगा। वैसे तो एक सीट पर उपचुनाव है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है दमोह की। आज हम बात करेंगे कि आखिर दमोह की जनता किससे चुनेगी, दमोह में क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं जो बीजेपी ने मुद्दे रखे हैं, क्या वो जनता चुनेगी, या फिर कांग्रेस ने जो मुद्दा दिया है टिकाऊ बिकाऊ का, या बात करें खरीद फरोख्त का, उस पर विश्वास करेगी जनता। इसी पर आज हम बहस करेंगे। लेकिन कुछ रणनीति लेकर वहां पर कुछ पार्टियां उतरी है। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी कुछ रणनीति बताई है, और दमोह में क्या कुछ मुद्दे हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि बीजेपी का जो मुद्दा है वो शहरी क्षेत्र का था। शहरी क्षेत्र में प्रत्याशी का काफी विरोध हुआ, उसके बाद गांव पर फोकस किया गया। ये बीजेपी की एक रणनीति रही है। बात करें एक और रणनीति की तो दमोह में मंत्रियों के जरिए काफी ताकत झोंकी है बीजेपी ने। तमाम वो मंत्री, चाहे बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, प्रहलाद पटेल की, नरोत्तम मिश्रा की, सभी वहां पहुंचे। तीसरी रणनीति की बात करें तो भीतरघात करने वाले नेताओं को चुनाव जिताने का जिम्मा सौंपा गया है। ये बीजेपी की 3 रणनीति, जिसके बाद दमोह के दंगल में बीजेपी उतरी। अब बात करते हैं कांग्रेस की रणनीति की, तो कांग्रेस की रणनीति भी कुछ अहम रही है वहां पर, जिससे जनता के बीच में पहुंची है। दल बदल इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। उनका कहना है कि जो दल बदल हुआ है उससे जनता विश्वास नहीं करेगी। बात करें दूसरे मुद्दे की तो गद्दारी के मुद्दे भी काफी अहम माने गए हैं, और टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा सबसे अहम रहा है। तो ये 3 मुद्दे जो कांग्रेस के रहे हैं। बीजेपी की रणनीति वहां रही है कि शहरी क्षेत्रों में काफी विरोध हुआ है, इसलिए गांवों पर ज्यादा फोकस किया गया। बात करें जो भीतरघात करने वाले नेताओं की तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बात करें मंत्रियों की तो तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी वहां मंत्रियों को दी गई थी। उसके बाद मंत्रियों ने भी वहां खूब चुनाव प्रचार किया। और कांग्रेस का सिर्फ एक ही मुद्दा कि दल बदल करके, खरीद फरोख्त करके यहां की जनता को ठगा गया है, और अब जनता विश्वास नहीं करेगी। और आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर दमोह किसका होगा। लेकिन कुछ तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलते हैं जो दमोह के दंगल में हुई है। कैसे राहुल लोधी ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद दमोह में हलचल तेज हुई। सबसे पहले एक तस्वीर की हम आपको लेकर चलेंगे, जहां उपचुनाव के मतदान से ठीक 9 दिन पहले कांग्रेस को 26वां झटका लगा था। दमोह सीट से पार्टी विधायक राहुल सिंह लोधी ने पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया, और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसे स्वीकार करते हुए सीट रिक्त घोषित कर दी थी। बता दें, भाजपा दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में राहुल ने भाजपा की सदस्यता ली। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं जब राहुल ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अजय टंडन के नाम की घोषणा हुई। तो चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आज हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर है, तो दमोह में भी बात करें, आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भुगतान नहीं हो पाया। गरीबों की पेंशन आपने 600 कर दी, आज भी उसका भुगतान नहीं हो पाया। जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है सारी रुकी पड़ी। आपने कहा था घोषणा पत्र में युवाओं को 4000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। अब हम किस मुंह से क्षेत्र में जाए, किस मुंह से युवाओं से बात करते हैं। ये चुनाव होना ही नहीं था। अगर 5 साल सत्ता में रहकर या विपक्ष में रहकर अपनी बात रखते, जनता की सेवा करते, तो ये अरबों खरबों रुपए का खर्चा भी नहीं होता। अब राहुल सिंह के लिए वोट मांगा था, तब हमें थोड़ी ये पता था कि ये इतनी बदमाशी कर देंगे या दल बदल कर देंगे। तो राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अजय टंडन प्रत्याशी वहां के कांग्रेस से चुने गए। लेकिन राहुल लोधी जो अभी तक अजय टंडन के साथ थे, जिनकी वजह से उनकी जीत हुई थी, उसी पर पलटवार राहुल लोधी ने कर दिया। वहीं अजय टंडन ने भी उन्हें घेरने में कोई कमी नहीं रखी। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब इस्तीफे के बाद राहुल लोधी जमकर बरसे अजय टंडन पर, और अजय टंडन ने भी राहुल लोधी पर पलटवार किया। और मेरा अजय टंडन जी से एक सवाल है कि अजय टंडन जी ये बताएं कि विधानसभा छोड़ के
दमोह शहर छोड़ के वो जिस वार्ड में निवासरत हैं और वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी पोलिंग कितनी बार जीते। और जहाँ तक मुझे जानकारी है पिछली बार भी नहीं जीते, और तकरीबन जब वो 2 बार चुनाव लड़े तब भी वो पोलिंग हारे। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर यह है कि वो इस बात का बताएं कि उनकी कितनी निष्ठा थी कांग्रेस के साथ जब से उनको टिकट नहीं मिली। जिस दिन से उनको टिकट मिली उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा जाग गई, लेकिन उसके पहले पिछले 30-35 वर्षों जब से वो राजनीति कर रहे हैं उनकी पोलिंग जीती कि नहीं जीती, इसका वो मुझे जवाब दे। जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे, पसंद जगह उसकी, हर जगह उसकी पसंद। अजय टंडन अकेला खड़ा होगा। और अगर मेरी ये एक बात का जवाब श्री राहुल सिंह संतुष्ट कर देंगे जनता को, तो मैं चुनाव मैदान से वापस आ जाऊंगा। या राहुल सिंह बेईमानी नहीं चलेगी, इंडोरिया पहुंचा दूंगा जहां से लाई। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने राहुल सिंह को कांग्रेस ज्वाइन कराई। इतना बड़ा विश्वासघात। तो सीट के लालच में दोनों ही साथी जो एक समय तक साथ थे वो आमने सामने आ गए। लेकिन एक तस्वीर 2018 की हम आपको बताते हैं, जब अजय टंडन और राहुल लोधी साथ नजर आए थे। राहुल लोधी ने अपना जीत का श्रेय अजय टंडन को दिया था, वहीं अजय टंडन ने भी राहुल लोधी की तारीफ की थी। चलिए उस तस्वीर की ओर आपको लेकर चलते हैं। आदरणीय अजय टंडन जी के कुशल नेतृत्व में, सफल रणनीति में और उनको जो स्वभाव है तेज, गुस्सैल, दबाव के कारण पूरी कांग्रेस एक धागा में पिरोई। बहुत समय से हम तो पहले से कहता रहे कि राहुल ही जीत है। राहुल देहात के रहने वालों लड़का अभी 2-5 साल में शहर में रहने लगी सुखा भाई। हमें तो ये बात की खुशी है कि इनको शहर को रंग नहीं चढ़ पाओ तो ये चुनाव जीते। आदर और दमोह के दंगल में जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई उसके बाद शुरू हुआ प्रचार प्रसार। जी हां, तमाम नेताओं ने ताकत अपनी पूरी झोंक दी। बता दें सीएम शिवराज खुद राहुल लोधी के समर्थन में प्रचार करने दमोह पहुंचे और कमलनाथ पर खूब बरसे। वहीं कमलनाथ भी अजय टंडन के समर्थन के लिए दमोह पहुंचे। आइए आपको सुनवाते हैं दोनों ही पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा एक दूसरे के बारे में। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस उस समय जीती तो नहीं, वोट हमें ही ज्यादा मिले तो थोड़ी सी आगे निकल गई 4 सीट से। सरकार बनी कांग्रेस की। अगर भैया हमें खरीदना हो तो इतनों का इंतजार करते, तभी तोड़ा तोड़ी कर देते। शिवराज जी की तो का खाना हजम नहीं होता जब जिस दिन वो झूठ ना बोले। तो खरीद फरोख्त का आरोप हो या फिर किसानों की कर्ज माफी की बात हो, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर ही लगाती आई है। लेकिन क्या कुछ मुद्दे खास चर्चा में रहे दमोह के लिए, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। पूरे पैसा नहीं देंगे, नीलाम करके जितने मिल जाए उतने देंगे, और नीलाम करके जो पैसा मिले वो भी पूरे किसानों को नहीं दिए। किसान भाइयों, इनने जो नीलामी से राशि प्राप्त हुई थी 12,248 मीट्रिक टन उर्दा की, उससे किसानों को भुगतान किया जाना था, लेकिन 11,873 किसानों को 27 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान कमलनाथ ने और कांग्रेस ने नहीं किया। हमें 2018 में एक ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। और राहुल लोधी को जिताने के लिए प्रदेश के मुखिया तो वहां पहुंचे ही, लेकिन अजय टंडन के समर्थन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे। लेकिन बीजेपी की एक रणनीति, मंत्रियों के द्वारा तमाम वो ताकतें वहां उन्होंने झोंक दी। बता दें तमाम मंत्री वहां राहुल लोधी के समर्थन में पहुंचे। चाहे बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो सिंधिया जो 2018 में कांग्रेस की तरफ से राहुल लोधी के साथ खड़े थे, लेकिन अब 2021 में वो तस्वीर बदल गई। अब बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल लोधी के समर्थन में पहुंचे। और वहीं बात
करें प्रहलाद पटेल की या बात करें तमाम उन मंत्रियों की जो राहुल लोधी के समर्थन में पहुंचे। और बीजेपी का सिर्फ एक ही आरोप रहा है दमोह में कि दमोह के लिए कांग्रेस के पास कोई भी नेता नहीं है। चलिए वो तस्वीर दिखाते हैं जब तमाम मंत्री राहुल लोधी के समर्थन में दमोह पर पहुंचे थे। कह रहा है कि कोई चुनाव जीत जाएगा तो दूसरे का भविष्य खत्म हो जाएगा। फिर तो किसी का भविष्य किसी के जीतने हारने से खत्म नहीं होता। अगर भविष्य खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी के परिणाम से होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का परिणाम विपरीत जाएगा तो क्षेत्र का भी होगा और कुछ व्यक्तियों का भी भविष्य खत्म होगा। ये बात आप मान सकते। एक उद्योग का नामो निशान नहीं दिखा, लेकिन नया उद्योग मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया जिसका नाम था ट्रांसफर उद्योग। भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार, अन्नदाताओं पर अत्याचार, नौजवान मेरा बेरोजगार, और तीसरे तरफ खनन माफिया और रेत माफिया के व्यापारियों का और अड्डा बन गया। तो कुछ तस्वीरें हमने आपको बताई जो दमोह के दंगल में काफी चर्चा का विषय बनी। आखिर मतदान हुआ, सभी ने वहां वोट डाला और अब सिर्फ इंतजार है तो रिजल्ट का। 2 मई को यानी कि कल रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में दमोह किसका होगा, कौन दमोह का बाजीगर होगा? क्या खरीद फरोख्त का आरोप जो कांग्रेस ने लगाया है, क्या जनता ये जान गई है कि अब उसे किसे चुनना है? वो राहुल लोधी जो कांग्रेस से पहले थे, कांग्रेस के प्रत्याशी बने, जीते, लेकिन वो बीजेपी में आ गए हैं। और आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे दमोह के लिए होने वाले हैं, जनता किसे चुनेगी, और ये जो मुद्दा, जो नारा कहा जाता है कि जनता सब जानती है, और जनता क्या जानेगी, किसे चुनेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी से पक्ष रखेंगे शंकरलाल तिवारी जी, और कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल राम पांडे जी से करूंगी। राम पांडे जी, कुछ तस्वीरें हमने यहाँ बताई थी, कुछ मुद्दे दमोह के हुए हैं, दमोह का दंगल काफी महत्वपूर्ण है। एक सीट पर चुनाव हो रहा है लेकिन सभी की नजरें ऊपर उसी पर टिकी हुई है। आपसे सवाल इसीलिए क्योंकि आपने खरीद फरोख्त का आरोप हमेशा बीजेपी पर लगाया है, तो फिर आप ही बता दीजिए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं खरीद फरोख्त का कि अब जनता जानती है उस प्रत्याशियों को नहीं चुनेगी, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी, ये करीब 1-1.5 साल पुरानी बात है कि कमलनाथ जी की सरकार थी और देश में कोरोना का आगमन हो चुका था। कोरोना संक्रमण से लोग परेशान थे और कमलनाथ जी ने स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए थे। और उस समय जब देश में कोरोना अपना प्रभाव जमा रहा था तो शिवराज जी 22 विधायकों को लेके कांग्रेस के, हेलो आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ, तो ये कांग्रेस के विधायकों को लेकर बेंगलोर पहुंच गए थे और 1 महीने इन्होंने बेंगलोर में तब तक उनको रखा जब तक पूरे देश में कोरोना नहीं फैल गया था। तो जो आज देश में हजारों लाखों लोग मर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो शिवराज जी के कारण ही मर रहे हैं। फिर अब मैं आता हूँ ये राहुल लोधी की बात। राहुल लोधी ने बंसल न्यूज पर इंटरव्यू दिया था कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं यदि मैं कांग्रेस को छोड़ दूं तो, लेकिन शिवराज जी ने उसके सामने 35 करोड़ पटक दिए, उसकी आंखें फट गई और वो 35 करोड़ के लालच में चला गया। अब वहां मुद्दे क्या है भाई? कांग्रेस का मुद्दा है स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, भाईचारा, और जो इन्होंने ये 35 करोड़ में जो बिके हैं ये है। और भारतीय जनता पार्टी वहां किस बात पर चुनाव लड़ने के लिए गई है? नफरत, ठीक है, उस समय हिंदू मुसलमान, आत्मनिर्भरता का जुमला जो भी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां ये कोई बात नहीं की कि हम विकास करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी देंगे, स्कूल की अच्छी सेवा देंगे। और अभी आपने भी बताया कि शहर में माहौल खराब था तो फिर इन्होंने गांव में ज्यादा मेहनत की। मतलब इन्होंने बिल्कुल आखिरी समय पर वहां मेहनत करके लोगों के दिमाग में नफरत, हिंदू मुसलमान घुसेड़ने की कोशिश की। इन्होंने वहां विकास पर वोट नहीं डाला। अब जो कल परिणाम आएंगे वो इस बात पर आएंगे, यदि कांग्रेस जीतती है तो इसका मतलब भाईचारे ने जीता है, ये बीजेपी जीतती है इसका मतलब नफरत ने जीता है, और यदि कोई ये कहता है कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, इसका मतलब उसको पता है कि ईवीएम में क्या है। इसलिए मैं 100% गारंटी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। यदि मैं कहता हूं कांग्रेस जीत रही है, इसका मतलब मुझे ईवीएम की कारस्तानी पता है। कल का दिन है,
कल रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम सबके सामने आ जाएगा। और इसमें आप देखिए पूरे देश में लाखों लोग मर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री दमोह में पड़े हुए थे, प्रभुराम चौधरी, मुख्यमंत्री है ये शिवराज सिंह चौहान, विपक्ष के नेता जा रहे थे और नेता जा रहे थे, आपके भी जा रहे थे, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी थी कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करना, और ये वहां जाकर कोरोना फैला रहे थे। इसके कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना फैल चुका है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहां कोरोना फैला रहे थे? बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जब फटकार लगाई तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि हम जीतने के बाद रैली नहीं करने देंगे। भैया आप जब जीतने के बाद रैली नहीं करने देंगे तो आप पहले भी कहते थे कि हम आपको रैली नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग ने रैली की परमिशन क्यों दी? क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। आप बताइए, जहां एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, बंगाल में इन्होंने 8 चरणों में चुनाव कराए। आज पूरे देश में लाखों लोग मर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण मर रहे हैं। पूरे देश में जो दवाइयों की किल्लत है, भारतीय जनता पार्टी के कारण किल्लत है। आप देखिए, टीका, वैक्सीन बन चुकी है लेकिन सप्लाई नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 मई से हम 18 साल वालों को भी लगाएंगे। भाई आपको क्यों जरूरत पड़ी? दमोह की बात कर रहे हैं राम पांडे जी, आपने अभी दमोह की बात की। अब मैं, आपने जो सवाल किए हैं, जो सवाल खड़े किए हैं, उस पर जवाब लेते हैं शंकरलाल तिवारी जी से। लाखों लोगों की मौत से ज्यादा क्या दमोह का चुनाव है? एक विधायक बनना, जो हमारे हजारों भाई मर रहे हैं, हमारी माताएं मर रही हैं, बहनों मर रही हैं, उससे ज्यादा जरूरी क्या दमोह का चुनाव है? एक सीट, एक विधायक बनेगा, या अजय टंडन बनेगा या राहुल लोधी बनेगा, क्या उससे जो हजारों लाखों लोगों की शमशान में लाशें बिछी हुई है, क्या वो जिंदा खड़े हो जाएंगे? ये क्या मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से, जो पूरे टाइम दमोह में पड़े रहे थे, ये पूछने का हमारा अधिकार नहीं है? क्या चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है? और इस एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस जीते बीजेपी जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दमोह में लोग कोरोना से मर रहे हैं वो जिंदा नहीं खड़े हो जाएंगे। चलिए शंकरलाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। दमोह पर हम बात कर रहे हैं, मुद्दे, विकास, सभी की जो तस्वीर जो दमोह में इस बीच हुई है, सभी की तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन कांग्रेस का हमेशा से ये आरोप लगता आया है कि नफरत की राजनीति दमोह में फैलाई गई है, थोपा गया है ये चुनाव को। राहुल लोधी जो प्रत्याशी कांग्रेस के थे, वो बीजेपी में खरीद फरोख्त करके आए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले अपने मित्र को नमस्कार करता हूँ। उन्हें एक बात समझा रहा हूँ कि इस तरह की बातें जो आपने एकदम शौक वाला भाषण दिया चुनावी, ये डिबेट नहीं है। चुनाव पर बात हो रही है, आपने कोरोना पे बात शुरू कर दी, तो चलिए उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। पर आपने एक बात बहुत गलत कही थी भैया, इसका भावावेश में नहीं कर रही थी कि अगर बीजेपी जीतेगी तो नफरत जीतेगी। दमोह के चुनाव की जनता शर्म नहीं दिखाएगी। आप पूर्व विधायक हैं, आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप लाशों पर चुनाव जीतना चाहते हो। आपके लिए एक चुनाव इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, आपके लिए लाशें बिछी हुई है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अरे आपके खुद के विधायक मर चुके हैं, अब क्यों नहीं चुनाव करा रहे? 10-5 विधायक मर चुके हैं, आपके खंडवा के सांसद मर चुके हैं, अब क्यों नहीं चुनाव करा रहे? आपको चुप करना चाहिए। आपके खुद के लोग मर रहे हैं, आपके खुद के लोग मर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग मर रहे हैं, चुनाव को हटा देना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिख के दिया कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अगर आपको इतनी चिंता थी तो कांग्रेस पार्टी ने क्या लिख करके चुनाव आयोग? अरे 1000 बार लिख के दिया, 1000 बार लिख के दिया, मनमोहन सिंह जी ने लिख के दिया, कमलनाथ जी ने लिख के दिया। अरे चुनाव आयोग, संविधान, सब कुछ मोदी जी की जेब में पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की जेब में पड़ा है, इसलिए लोग लाखों मर रहे हैं। 1000 लोगों की लाश लगी हुई है। आज ये संस्थाएं स्वतंत्र हो रही, ये आज सारी देश की स्वतंत्र संस्था पड़ी हुई है, इसलिए देश का लिख के दे रहा हूँ, आप अपनी पोलिंग नहीं जीत रहे। बड़े बड़े नेता वहाँ टंडन खुद आप जीत जान दो, अगर लाखों लोगों को मार दो, हमें अपनी मौत में हाथ जान दो। तिवारी जी डूब करो, कैसे रहता है मर जाओ। लाखों लोगों की मौत पर विधायक बनना चाहते हो, हमें हाथ जान दो। 1 करोड़ बोलेंगे हाथ देंगे हम, लेकिन हम ऐसी लाशों के ऊपर चुनाव जीतना पसंद करेंगे। लिए नहीं जाता, लाशों के ऊपर नहीं जाता। देश में कोरोना फैलाने का
सरकार ने किया है वो अद्भुत है। ये विपत्ति है, ये प्राकृतिक विपत्ति है। अब बड़े बोल बोलते हो। आपके विधायक मर रहे हैं इंजेक्शन की कमी से, शर्म करो। यहाँ पे झूठ मत बोलो। जनता पार्टी के सांसद मर गए दवाइयों की आयोग को लिख के दिया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मर गए। अरे तुम कांग्रेस के युवा कम से कम अपने भाइयों को हुआ है, अपने भाइयों की लाश पर भी राजनीति कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मर गए उन पर तरस खाओ। राम पांडे जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। शंकर लाल जी जब चुप थे, अब उन्हें बोलने दीजिए कि आखिर वो दमोह के लिए क्या बोल रहे हैं। शंकर लाल जी आप कहिए। राम पांडे जी मैं आपको चुप बीच में बार बार बोल रही हूँ कि एक एक करके जवाब दीजिए, फिर कैसे हम समझ पाएंगे कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। बोलूंगा तो ये अपना मुंह ना खोले। तिवारी जी को बोल दीजिए। राम पांडे जी मैं आपको मौका दूंगी, आप चुप रहिए बीच में। शंकर लाल जी आप कहिए। चुप हो जाता हूँ जी बिल्कुल मैं आपको मौका भी दूंगी, लेकिन शंकर लाल जी को बोलने दीजिए। जी तिवारी जी कहिए, दमोह के लिए क्या कहेंगे? एक सीट पर चुनाव हो रहा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, सभी की निगाहें उस पर है। राम पांडे जी मेरे छोटे भाई की तरह है, उनको खूब बोलना चाहिए, पर डिबेट की कोई मर्यादा होती है। डिबेट में बैठ करके बोलने की मेरे छोटे भाई इसलिए से बता रहा हूँ। आपको अच्छा न लगे तो आप यही करना जो कर रहे हो। बात आप अपनी करो, दूसरे की भी सुनो। अगर कोई सुझाव है कोरोना पर दो, अगर कोई बात है विपक्ष की बात है तो उसको कहो, पर धारा प्रवाह चौहट्टा वाला भाषण हमें डूब जाना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए, ये सारी छिछोरेपन की बातें हैं। अभी कुछ दिन मेहनत करिए, कुछ अध्ययन करिए। मैं आपसे कहना चाहता था कि देखिए दमोह का चुनाव जिन मुद्दों पे कांग्रेस ने लड़ा, कोरोना के मुद्दे पे नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र भी लिख करके नहीं भेजा चुनाव आयोग को कि चुनाव नहीं कराने चाहिए। उस समय इतना क्रूर और इतना घातक कोरोना का वेव होगा, ये शायद आंकलन करने में बड़ी स्पष्ट स्थिति नहीं थी, न WHO की, न केंद्र की, न दुनिया की और न मध्य प्रदेश की। एकदम संख्यात्मक ढंग से ये बढ़ा है। और चुनाव सरकार नहीं कराती, इनको पढ़ना लिखना चाहिए। चुनाव कराता है चुनाव आयोग। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद चुनाव आयोग पर सरकार का कोई लेना देना। लेकिन शंकर लाल जी इनका आरोप ये है कि राहुल लोधी को पहले खरीदा गया, उसके बाद ये चुनाव थोपा गया। मैं उत्तर देता हूँ जी। मेरी विनती सुनिए। ये इनका मंदोदरी बिलाप, जब से इनकी सरकार गई कमलनाथ जी की, हर कांग्रेसी तड़प रहा, लगा था ट्रांसफर प्रमोशन कमाई में। पर जैसे ही सरकार चली गई तो 5 साल के लिए सोने की ईंटें रख करके सिराने पे सो गए थे। इनके अपने द्वंद्व के कारण सरकार चली गई। पर जो ये बिकाऊ, गद्दार, दल बदलू ये नारा लेकर के आए चुनाव के समय, ये चली हुई कारतूस है। इस कारतूस को ये चला चुके थे उन चुनावों में जो 26-28 उपचुनाव। कमलनाथ जी चीख करके और कांग्रेस के नेता ग्वालियर संभाग और भिंड मुरैना के चुनावों में यही गद्दार अपने मित्रों को, ज्योतिरादित्य गद्दार, सारे नेता कांग्रेस के जो कल तक हम प्याले हम नेवाले थे वो सब बेईमान, ऐसा बोल रहे हैं राम पांडे जी जैसे 35,000 नोट इनने गिना था। अभी बोला हमारे लड़की चलाओगे 35 करोड़ रुपए प्रहलाद मोदी हवा में लड़के चलाओ, रिपोर्ट दिखाओ, कोर्ट चले जाओ। पर उस मुद्दे पर चुनाव हो चुका है। इस मुद्दे पर 26 पर 28 विधानसभा में आम आवाम ने, जनता ने वोट डाले और कांग्रेस का ये मुद्दा खोखा कारतूस से इसका बारूद नहीं बची है। कांग्रेस के सामने स्थिति थी जो कमलनाथ जी ने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, कमलनाथ जी ने गेहूं बेचा किसानों ने, उनका 2-2, 3-3 महीने पैसा नहीं आया। कमलनाथ जी ने बोनस का जो राज्यांश जमा करना चाहिए था वो नहीं जमा किया। राज जी ने 4,000 दिया, मोदी जी 6,000 दे रहे थे, 10,000 हो गया। और इसलिए दमोह में आपकी स्थिति ये है। आदरणीय टंडन जी, मैं दमोह में रहा हूँ,
मैंने आदरणीय कन्हैया जी के साथ, आदरणीय प्रहलाद जी के साथ, इन सब के साथ काम किया। राम जी, आप खूब आगे बढ़िए, खूब अच्छे होइए, आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बन के उभरिए। इस तरह नहीं सब मारे डाल, शिवराज सिंह जी ने सबको मार डाला। के लिए इतनी मेहनत की है केंद्र और प्रदेश, वायु ऑक्सीजन, ट्रेन से ऑक्सीजन, ग्रीन कॉरिडोर बना करके मैंने पूरे देश के राज्यों को पहुंचाने का काम, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ ट्रेन से ऑक्सीजन पहुंचाए कुछ अच्छा जो सही हो। अगर बोलेंगे पांडे जी, क्षमा करिए, मैं आप बहस नहीं। चलिए राम पांडे जी, अब जवाब दीजिए, क्या कुछ कहेंगे आप जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश की जनता को, दमोह की जनता को मार दिया शिवराज सिंह चौहान ने। आपसे मैं पूछती हूँ, आपके पास क्या मुद्दे होने वाले हैं दमोह में चुनाव जीतने के लिए? अजय टंडन आपने प्रत्याशी उतारा है जो अभी तक हारते आए हैं उन सीटों से। जी, अब इनका मुंह बंद कर दो। जब ये बोल रहे थे मैं बिल्कुल बंद है वो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो देखिए, ये हमारे देश में अभी तक ये था कि बुजुर्ग जो सफेद दाढ़ी रखते थे उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। हेलो जी बिल्कुल कहिए। हाँ, तो हमारे देश में जो सफेद दाढ़ी रखते थे उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। लेकिन अब इन सफेद दाढ़ी वालों ने, एक जो देश के हैं जो आए दिन रोज झूठ बोलते हैं, आज ये सफेद दाढ़ी वाले, इनको शर्म नहीं आ रही है, इनकी 70-80 साल उम्र हो चुकी है, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, हर बात को झूठ बोलते जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये उस सिंधिया के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं जो सिंधिया कहता था कि शिवराज सिंह के हाथ किसानों के खून से सने हुए, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी। ये राहुल लोधी के चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, शर्म नहीं आती। जो राहुल लोधी नरेंद्र मोदी जी को कहता था कि चौकीदार चोर है, जो प्रधानमंत्री के, इनके नेता को जिनके ये पैर पड़ते हैं, वो राहुल लोधी कहता था कि चौकीदार चोर है, उसके ये चुनाव प्रचार में चले जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। अरे देखो फिर ये बकवास करते हैं। शंकर लाल जी आपको भी मौका दूंगी मैं, लेकिन पहले राम पांडे जी को बोलने दीजिए, वो काफी देर से चुप थे। आपकी पूरी जितनी इज्जत सम्मान जितना मैं कर रहा हूँ सब 2 मिनट में उतार दूंगा, इसलिए आप अपना मुंह बंद रख के रखिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, अब मेरा टर्न है, आप चुप रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी आपको झूठ बोलना सिखाती है, आप बोलिए। आपको नहीं पता कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिल रही है, आपको नहीं पता कि किसानों का कर्जा माफ किया, आपको नहीं पता कि किसानों की बिजली आदि की, आपको नहीं पता राम वन पथगमन का काम शुरू किया, आपको नहीं पता 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। झूठ पे झूठ। उस राहुल लोधी के लिए पिछले बार आप उसका विरोध करने गए थे, और जहां तक आप पिछले चुनावों की बात करते हो, आपके 3 मंत्री हारे थे। इमरती देवी मंत्री हारी जो 55,000 से जीती थी, उनको हमारे साधारण से कार्यकर्ता ने हटाया। गिरिराज गंडोतिया आपके मंत्री थे, उनको हमारे साधारण कार्यकर्ता ने हराया। ऐदल सिंह कंसाना जो आपके बड़े मंत्री थे, हमारे साधारण कार्यकर्ताओं ने हटाया, क्योंकि जो हमारे 22 विधायक थे वो तो आपके साथ चले गए थे। अब हमारे साधारण कार्यकर्ताओं ने उन 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और उन साधारण कार्यकर्ताओं ने आपके 9 विधायकों को हराया, आपके 3 मंत्रियों को हराया, और आप ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आत्मनिर्भर भारत, ये शमशान में लाइन लगी हुई है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, 26,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। जहां जाते हैं कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, क्या बोल के आए अभी दमोह में कि मैं अस्पताल बनाऊंगा। 1 साल पहले जब हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना आया था, तो होशंगाबाद में इन्होंने फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। 11 करोड़ की जमीन दी थी कि मैं यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाऊंगा, 200 मीट्रिक टन यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का उत्पादन होगा। उसकी बाउंड्री वॉल तक नहीं बनी हुई है। अब कह रहे हैं मैं 100 प्लांट लगाऊंगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं 500 लगाऊंगा। ये 1-2 महीने में कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा, फिर ये भूल जाएंगे। आज ऑक्सीजन कौन भेज रहा है? बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, BHEL, ये किसने बनाए? नेहरू जी ने। आज ये ऑक्सीजन कौन भेज रहा है? जिंदल किसके नेता हैं? कांग्रेस के। शर्म आनी चाहिए। आज भी यदि कोई काम आ रही है देश में तो कांग्रेस आ रही है। जिन अस्पतालों में इलाज चल रहा है वो किसने बनाए? कांग्रेस ने। आपने एक अस्पताल बनाया। आज मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में जितने एम्स है हमने बनाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? मैं 15 एम्स बनाऊंगा। एक एम्स की बाउंड्री वॉल नहीं बनी है। सारे एम्स हमने बनाए, पूरे देश के अस्पताल बनाए, देश के शिक्षा का निर्माण किया। आपने 17 साल मध्य प्रदेश के खराब कर दिए।
17 साल आपके लिए पर्याप्त थे मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कि आपको यहाँ टीवी पर आके से जाते हैं, इतनी लाशें बिछी हुई है और आप टीवी पर आ जाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? आपको तो बोलना चाहिए कि दमोह में मेरे भाई मर रहे हैं, मेरे विधायक दोस्त मर रहे हैं, मेरे पार्षद दोस्त मर रहे हैं, मेरे सांसद दोस्त मर रहे हैं, मैं पहले अस्पताल में जाकर उनको दवाई बांटू, मैं गरीबों को जाकर खाना बांटू। आप तो पूर्व विधायक है, आपको कैसे टाइम मिल गया? आपको तो जनता की सेवा करनी चाहिए थी, यहाँ 1 घंटा बोलने के लिए आपको कैसे समय मिल गया? चलिए शंकर राजू कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा मेरा पानी उतार देंगे, नहीं करना चाहिए। तुम्हारी हैसियत क्या है मैं नहीं जानता, और आप क्या किसी का पानी उतार दोगे? अब बात करता हूँ मुद्दे की बात ये है कि एक कहावत है हमारे यहाँ, मौसी के जमाने में घी खाया था और आज हाथ गंधा रहा है। बिनाई मुद्दे गैस आ रही है डीजल, तो वो नेहरू जी के भेज रहे हैं। इस तरह की बातों से क्या होगा? आज अभी विषय था दमोह चुनाव, और दमोह चुनाव में ये दुनिया जान रही है कि बीना में रिफाइनरी के लिए गए थे और वहाँ हॉस्पिटल खोलने की बात की। जो किया है, आप एम्स की बात कर रहे हो, आपने एम्स खोले मध्य प्रदेश के भोपाल का एम्स, हमारी नेता नहीं है श्रीमती सुषमा स्वराज जी, नीति घोषणा और उनके प्रयास के लिए एम्स खोले। नेहरू जी ने देश बंटवा दिया था, कश्मीर की दुर्गत करा दी थी, और इसलिए इतना लंबा मत जाओ। अभी तो इतना समझो कि आपका कैंडिडेट अपनी खुद की पोलिंग नहीं जीत रहा। मैं नहीं जानता हूँ राम बाबू जी, व्यक्तिगत प्रारूप अपने बच्चे की कसम खाओ, अपने पिता की कसम खा के बोलो कि नहीं जीत रहा है, और ना सामने झूठ बोल रहे हो। आपको कैसे पता? आपका ईवीएम में बैठे हो, आपको कैसे पता कि वो नहीं जीत रहा है? रहने वाले हैं तो कृपया मुझे व्हाट्सएप या मैसेज करिएगा अगर आप अपनी पोलिंग जीत जाए। दमोह में आप हार रहे हैं, देश के अंदर कांग्रेस आप लड़िए, आप एक अच्छे कार्यकर्ता नेता बनिए, पर इस तरह चौहट्टा छाप लफंगई और डिबेट में बैठ गए तो किसी का पानी उतार देंगे। अरे पानी तो पूरी कांग्रेस का देश की जनता ने उतार दिया। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना राजनीतिक जुमले और सियासत करने का विषय नहीं है भैया। कोरोना में अगर सरकार कुछ कर रही है तो सरकार के प्रयासों को सहयोग करना चाहिए। आप में कुछ बचा नहीं, आपकी कहीं कोई स्थिति है नहीं, और आप इधर की बात उधर की बात करते हो। मैं पूछ रहा हूं कि राजनीतिक रूप से कोरोना की बात करें तो क्या राजस्थान में कोरोना नहीं है? वहां कोई चुनाव हुआ है क्या? महाराष्ट्र में कोई चुनाव हुआ है क्या? कर्नाटक में कोई चुनाव हुआ है क्या? चुनाव के कारण गलती हुई, पर ये हमारे तुम्हारे स्तर का विषय नहीं है। न मुख्यमंत्री चुनाव कराते, न कांग्रेस बीजेपी कराती, चुनाव आयोग कराता है। और अगर आपको बड़ी बात थी तो ईमानदारी से एक पत्र पीसीसी का दिखा दो कि उसने चुनाव आयोग को लिखा कि साहब हम कोरोना के कारण चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते, चुनाव आगे बढ़ाया जाए। फिर हवा में लट चला रहे हो। चलिए शंकर लाल जी, राम पांडे जी, शंकर लाल जी और आप दोनों से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। राम पांडे जी, आप खरीद फरोख्त का आरोप लगाते आए हैं जब 28 सीटों पर। शंकर लाल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले इनसे सवाल करती हूँ। 28 विधानसभा पर जब उपचुनाव हुए तब भी आपने ये आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त हुई, तब जनता को नहीं दिखा, फिर भी तो जनता ने बीजेपी को चुना। तो फिर आप दमोह में ये क्यों कह रहे हैं कि जनता जानती है ऐसे बिकाऊ नेता को वोट नहीं देगी? जी, अब क्यों नहीं बिक रहे विधायक? अभी क्यों नहीं जा रहे? क्या कारण है कि अब कांग्रेस के पास, आज भी कांग्रेस के पास 90-95 विधायक हैं, वो अभी क्यों नहीं जा रहे बीजेपी में? क्या कारण है? उसी समय क्यों गए थे जब शिवराज को मुख्यमंत्री बनाना था? और फिर गए थे तो फिर बेंगलोर में 1 महीने क्यों रखा था? और बेंगलोर में 1 महीने रखा था तो उनका इस्तीफा लेकर भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भदौरिया लेकर क्यों आए थे? उनका इस्तीफा डायरेक्ट विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में क्यों नहीं स्वीकार किया? बेंगलोर से ही उनका इस्तीफा क्यों स्वीकार कर लिया? ये सारे प्रमाण समझ में नहीं आते हैं कि ये खरीद फरोख्त हुई है। और ये बातें निकल के कहां से आती है? इनके घर से ही निकल के आती है। जो विधायक
5 करोड़ खर्च करने की हिम्मत नहीं थी जिनके चुनाव में, उन्होंने 25-25 करोड़ खर्च किया। जितने 22 विधायक चुनाव लड़े थे, इन्होंने 20-25 करोड़ रुपए एक चुनाव में खर्च किया। कहां से पैसा आया इनके पास? आप लोग कवरिंग करने जाते थे, मीडिया को ही करोड़ों रुपए इन्होंने दिया। अखबार 50 लाख 25 लाख रुपए मांगते हैं चुनाव प्रचार के, कहां से आया इनके पास प्रचार? और ये पिछले चुनाव में खत्म हो चुके थे, इनका पैसा खत्म हो चुका था, ये पैसा बांट रहे थे चुनाव में, तो ये प्रमाण तो इन्होंने खुद ने दिया। और फिर दमोह चुनाव चल रहा है, चलने देते। कम से कम स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को तो भोपाल रहना चाहिए था ना भाई। स्वास्थ्य मंत्री यदि भोपाल में रहते तो आज इतने लोग नहीं मरते, आज मरने वालों की संख्या कम होती। मुख्यमंत्री यदि भोपाल में रहते तो आज व्यवस्थाएं बेहतर होती। और जैसे तिवारी जी ने कहा राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या जहाज मंजीरा बचा रहे हैं? इन्होंने राजस्थान की सुध क्यों नहीं ली मोदी जी ने? इन्होंने महाराष्ट्र की सुध क्यों नहीं ली? आज राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में समस्या है, तो मोदी जी क्या कर रहे थे? किस बात के प्रधानमंत्री है? क्या ये प्रधानमंत्री बीजेपी शासित प्रदेशों के? और यदि ये प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के हैं तो फिर मध्य प्रदेश की स्थिति क्यों नहीं सूझती? लाखों लोग मर रहे हैं। मैं तो विपक्ष का नेता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, भैया भैया मर जाएगा, 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखे डॉक्टर ने, कैसे भी वो व्यवस्था करा दो। ठीक है, वो जाती है बात कलेक्टर पे, कलेक्टर देता है अस्पताल में 100 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, 5 लोगों को मिल रहा है, 95 लोग बगैर इंजेक्शन के मर रहे हैं। ये तो सत्ता पक्ष के नेता है, इनके पास कितने लोगों के फोन जाते होंगे कि भैया तिवारी जी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दो, नहीं तो मेरी मां मर जाएगी, तिवारी जी रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करा दो, मेरा भाई मर जाएगा। इनको सब पता है। मेरे पास दिन भर में 25 फोन आते हैं कि आप व्यवस्था करा दो। मैं विपक्ष का नेता हूं, तो इनके पास तो कितने जाते होंगे, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए दमोह चुनाव जीतना हारना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और न मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मेरे पास ईवीएम नहीं है। और मैं एक ऐसा नेता हूं, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी में होता, मोदी जी की पार्टी में होता, तो मैं भी झूठ बोलता। क्योंकि विपक्ष में हूं, ईवीएम को पता है, ईवीएम पे बटन दबाने को पता है, जनता को पता है। जनता ने वोट नफरत को दिया है, जनता ने वोट भाईचारे को दिया है, जनता ने वोट शास्त्र को दिया है, जनता ने वोट शिक्षा को दिया है, जनता ने वोट जुमलों पर दिया है, जनता ने वोट झूठ पर दिया है, जनता ने वोट सत्य पर दिया है। ये जनता को पता है। ये नफरत फैलाने में कामयाब रहे या हम सच्चाई फैलाने में कामयाब रहे। यदि ये नफरत फैलाने में कामयाब रहे तो बीजेपी जीतेगी, और यदि हम सच्चाई फैलाने में कामयाब रहे तो कांग्रेस जीतेगी। चलिए राम पांडे जी, अब शंकर लाल जी से जवाब देते। शंकर लाल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं, इनसे भी मैंने सवाल किया था। सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस्तीफे से पहले वो प्रत्याशी जो अभी तक चौकीदार चोर है कहता आया है, उसको आपने प्रत्याशी बना दिया। क्या यही बीजेपी की राजनीति है? जी, आप एक बात समझिए, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका क्या उत्तर आया है कांग्रेस के मित्र का, वो तो आपने सुना होगा। और विषय पर आपको उत्तर आया हो तो धन्यवाद। और तो हट्टा जहाँ भाषण होना है तो होता रहे। मैं उत्तर देता हूँ आप। जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने द्वंद्व में उलझ गई, विधायक चौकीदार चोर है, ये राहुल गांधी ने बोला था, इसका जवाब तो दे दो। राम पांडे जी, आपके पास भी आ रही, राम पांडे जी अभी आपको बोलने का मौका दिया था। राम पांडे जी अभी आपको बोलने का मौका दिया था मैंने, अभी उन्हें बोलने दीजिए। अभी चुप रहिए आप बीच में। आपकी बात का जवाब मैंने, कोई बात नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका तो जवाब दे रहे हैं वो राम पांडे जी। आपसे जवाब लूं क्या फिर? मेरे पास बहुत सारे सवाल है आपके लिए भी। अभी आप चुप रहिए बीच में, पहले शंकर लाल जी बोलेंगे। मुझसे 1000 पूछिए मैडम जी। दिमाग में मैं ये कह रहा था कि आपका जो प्रश्न है, बोलिए। जब ज्योतिरादित्य जी इतने बड़े नेता, उनने पार्टी छोड़ दी, विधायकों के क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे थे, विधायक सोच रहे थे कि हम गांव में कैसे जाएं, क्षेत्र में कैसे दौरा करें। और इस पीड़ा से पीड़ित होकर के उनने जब देखा कि देश का विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है, मेरे क्षेत्र का भी विकास अगर होना है, फिर सरकार मोदी चोर है, इसका तो जवाब दे दो। कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा।
और ये तय किया, जनता के मन में विश्वास जमा है कि स्थिर सरकार भाजपा ने पिछले 15 वर्ष दिया है, दिल्ली में अटल जी ने दिया है, और स्थिर सरकार शिवराज सिंह और भाजपा ही मध्य प्रदेश में दे सकती है। चलिए शंकर लाल जी और राम पांडे जी, मैं आप दोनों को बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ दमोह से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। बोलिए ना जी बिल्कुल, दमोह की हम बात कर रहे हैं, दमोह के दंगल की हम बात कर रहे हैं। कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी मैं, क्या कुछ मुद्दे हो गए? क्या जनता सच में भी चुनेगी कांग्रेस को? क्या जो बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा आपने दिया है वो क्या जनता पर अब असर करेगा? जनता पर यही मुद्दा असर कर रहा है और कांग्रेस निश्चित रूप से जीत रही है। ये चुनाव ईमानदारों पे ईमान के बीच का। जी अजय जी, कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है, तो आपने जो खरीद फरोख्त का दिया है, क्या वो भी जनता को पता लग गया है कि हाँ अब खरीद फरोख्त बीजेपी लगातार कर रही है, तो जनता अब कांग्रेस को वोट दे? अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई मैडम, जी तो बहुत पुरानी बात हो गई खरीद फरोख्त। चलिए अजय जी, वो तीन कौन से मुद्दे रहे हैं जिस पर आप इस बार जो जिन्होंने आपके पक्ष में काम किया है, वो 3 मुद्दे आप बता दीजिए जो कल आखिर रिजल्ट में देखने को मिलेंगे। मुद्दा मुख्य तो ये था कि जनता का कांग्रेस के ऊपर विश्वास था जी, और दूसरा ये था कि जनता कभी भी बेईमान को बर्दाश्त नहीं करती जी, और क्योंकि ये जनता के बीच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि राहुल सिंह पैसा लेके भाजपा में गए जी, और टिकाऊ और बेकाऊ ये चुनाव एक लादा हुआ चुनाव जनता को लग रहा कि ये चुनाव जो जबरदस्ती का लाद दिया गया है, ये चुनाव की अभी आवश्यकता क्या थी? कोरोना जैसी महामारी से देश जूझ रहा है और उस समय आप चुनाव करा रहे, चुनाव की आवश्यकता ही नहीं थी, अपनी जिस पार्टी में थे बने रहे जी। ये सारे मुद्दे थे जिसको जनता ने समझा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान। जी अजय जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अगर बात करें पहले के चुनावों की, तो 2018 को छोड़कर भाजपा का गढ़ रहा है। जयंत मलिया जैसे जो मंत्री हैं वो वहां रहे हैं। ऐसे में अब जब आप दावा कर रहे हैं तो फिर क्या कुछ उम्मीद जनता की रहेगी? क्योंकि भाजपा का गढ़ हर चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती है। इसके पहले तो कांग्रेस जीती ही थी ना चुनाव, काय का गढ़ भाजपा का, काय का गढ़ अभी तो कांग्रेस के ही थे ना राहुल सिंह जब चुनाव, गढ़ तो टूटा गया था ना। शंकर लाल जी पूर्व विधायक हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं अजय जी, उनसे जवाब लेते हैं। शंकर लाल जी, अजय टंडन जी को आपने सुना है, उन्होंने मुद्दे बताए हैं दमोह में जीतने के लिए। चलिए शंकर लाल जी मैं 2 मिनट के लिए आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी जी जुड़ गए हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। राहुल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। अजय टंडन जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कुछ मुद्दे बताए हैं दमोह चुनाव को जीतने के लिए। कल चूंकि रिजल्ट है तो उनका कहना है कि जनता सब कुछ जानती है, अब वो विश्वास नहीं करेगी बिकाऊ लोगों पर। अजय टंडन जी का जब रोड शो था जी, जिसमें माननीय कमलनाथ जी आए थे, उस रोड शो में आदरणीय कमलनाथ जी को आधे घंटा बैठना पड़ा। भीड़ नहीं जुड़ी, पब्लिक नहीं आई, शहर का आदमी एक नहीं जुड़ा। जो व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बिठा पाया अपनी 360 पोलिंग पे, वो जीतने की बात करता है, ये तो बड़ा हास्य का विषय लगता है। पूर्ण रूप से 3 दिन पहले कांग्रेस सरेंडर हो गई थी, पोलिंग एजेंट की स्थिति नहीं बची हुई थी। कमलनाथ जी का रोड शो पूर्ण रूप से फेल हो चुका था और इनके पास ना कोई विजन था गद्दार बेईमान के अलावा, केवल ये यही चिल्लाते रहे और मैं यही पूछते रहा कि 2 तारीख के बाद क्या करोगे। और आज भी जिस दिन से वोट डली 17 तारीख से लेके आज दिनांक तक ये कहीं फील्ड पे दिखे नहीं। कितने कोरोना पेशेंट के लोगों की मदद कर दी, कितने को एडमिट करा दिया, कितने को क्या कर दिया, कोई पता ही नहीं, जानकारी नहीं। केवल और केवल एक ही सूत्री कार्यक्रम, गद्दार और बेईमान के अलावा इनके पास कोई एजेंडा और कोई मुद्दा था नहीं। और जनता को पता था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, विकास की सरकार, और विकास के साथ दमोह की जनता गई। और आप ये कल परिणाम देख लेना, 1-1.5 बजे तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी
और कांग्रेस अपना बोरिया बिस्तर बांध के पुनः घर बैठेगी। जी राहुल जी, लेकिन कांग्रेस राहुल जी कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है दल बदल को। कांग्रेस ने इनके पहले भी 28 सीटों पर दल बदल का मुद्दा बनाया था, कोई 40,000, कोई 30,000, कोई 60,000 से जीता था। बात दल बदल की मुद्दे की नहीं है, बात है विकास की। और वर्तमान में दमोह की जनता ने मेडिकल कॉलेज के लिए और विकास के लिए वोट किया। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विजन बता पाते क्या किया, क्या करेंगे दमोह के लिए। इनके पास कोई विजन था नहीं और ना है और ना कुछ कर पाएंगे। इसलिए शहर की वोटिंग परसेंटेज इतनी कम हुई। जो इनका परंपरागत वोटर है वो वोट डालने के लिए नहीं गया, ये अपने वोटर को एक्साइट कर ही नहीं पाए। जो इनके कांग्रेस के वार्ड है, जो कांग्रेस की पोलिंग है, वहां पे मतदान नहीं हुआ। तो किस बात को लेकर जीत का दावा कर रहा है? ये तो 3 दिन पहले ही पूर्ण रूप से अपने हथियार डाल चुके थे, पूर्ण रूप से सरेंडर हो चुके थे। वो तो केवल बस अब बातें चल रही हो, कल परिणाम आएगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बढ़ेगी। जी बिल्कुल राहुल जी, लेकिन कल चूंकि रिजल्ट आने वाले हैं तो मैं कुछ 3 मुद्दे जो आप जनता तक आपने रखे हैं, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है, प्रदेश निर्माण की और जिले निर्माण की बात करती है। आज इस कोविड के काल में आप देखिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ के काम कर रहा है। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जिस दिन से चुनाव में वोट डाली उस दिन से लेकर आज दिन तक कहीं दिखे ही नहीं। तो कांग्रेस तो अवसरवादी है और अवसर में वोट लेने के लिए बस आई, पर दमोह की जनता पहचान गई और आखिरी 3 दिन में पूरा चुनाव पलटा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। विकास की बात थी, मेडिकल कॉलेज की बात थी, इसलिए दमोह की जनता ने विकास और मेडिकल कॉलेज के लिए वोट किया है। जी, लेकिन राहुल जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि दल बदल खरीद फरोख्त। ये जो आरोप है, अब ये वोट डालने के पहले की बात थी। अब वर्तमान में कल रिजल्ट आने वाला है, इन सवालों का जवाब देने से कोई मतलब नहीं। इसका जवाब दमोह की जनता ने दे दिया है और इसका रिजल्ट कल निकल आएगा। हम आपसे पुनः चर्चा करेंगे कल 6 बजे के बाद, जैसी परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जी चलिए राहुल जी, आपको बताना चाहूंगी आपसे पहले अजय टंडन जुड़े हुए थे, लेकिन आपके आने के बाद शायद मैदान छोड़कर अजय टंडन जी जा चुके हैं। तो राहुल लोधी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब मैं शंकर लाल जी के पास आऊंगी। शंकर लाल जी कहिए, आप क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, मैंने तो शुरुआती दौर में कहा सबसे पहले तो राहुल जी तक अगर आवाज जा रही हो तो वो जान लें कि मैं उन्हें एडवांस बधाई दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उनका चुनाव जीतना सुनिश्चित है। अब रही बात अजय टंडन जी की, तो मैंने शुरुआत में कहा था कि अजय टंडन जी, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां जीती थी, हमने गढ़ में सेंध लगाया था, ये अजय टंडन जी ने कहा था। अब वो गणित में मैं नहीं जानना चाहता। पिछले बार कुशवारिया जी चुनाव लड़ गए थे और इसलिए कुछ सैकड़ा वोटों से हम दमोह हारे थे। अन्यथा दमोह में जयंत मलैया जी एक बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के, और 4 बार वो दमोह से विधायक हुए। भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती। मैंने तो शुरुआत में कहा है कि अजय टंडन जी अपनी खुद की पोलिंग, जहां वो रहते हैं, जहां उनका घर है, निवास है, अपना खुद का वार्ड, और कांग्रेस के वो तथाकथित लिस्टेड नेता, जो वरिष्ठ नेता कहते हैं कांग्रेस के, दमोह के रहने वाले, वो अपनी पोलिंगें नहीं जीत रहे। ये आपके चैनल में मैंने बार बार कहा जी, और शुरुआत में कहा है, और इसके लिए वो कुछ भी कहते रहे। मैंने कहा बिकाऊ टिकाऊ दल बदल गद्दार के मामले में ये चली हुई कारतूस है, इसको नकार दिया है पिछले चुनावों में, उपचुनाव में। उसका कोई उत्तर नहीं है, ना अजय जी के पास, न किसी के पास। अभी राहुल लोधी जी ने बताया, बीजेपी के प्रत्याशी ने, कि एकमात्र ये गद्दार दल बदल यही मंदोदरी विलाप करते रहे। दे हैव नो विजन, इनके पास कोई विजन नहीं, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं, स्थिर सरकार ये दे नहीं पाए, आपस के द्वंद्व में ये उलझ गए, आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे को देख लेंगे, मैदान में आ जाएंगे, आ जाओ मैदान में। ये ज्योतिरादित्य तो कमलनाथ के वर्षन्स थे, और प्रदेश की जनता को, और विशेषकर दमोह में चुनाव हो रहे थे, तो वहां की जनता को एकमात्र विश्वास कि स्थिर सरकार अगर कोई दे सकती है तो मध्य प्रदेश में भाजपा और शिवराज सिंह जी दे सकते हैं।
दोनों इंजन, दिल्ली का इंजन और भोपाल का इंजन अगर एक ही पार्टी का होगा तो क्षेत्र में विकास हो सकता है। विधायक दुखी थे कांग्रेस के, विधायकों के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा था। जितनी कैबिनेट मीटिंग हुई 15 महीने में, उसमें छिंदवाड़ा के अलावा कहीं बजट नहीं दिया जा रहा था। विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों से हम रुक गए थे, और लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ और छिंदवाड़ा को छोड़ करके एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। फिर भी इनसे बहस करें, फिर भी इनकी बातें सुने, इनकी ये ज्ञान बांट रहे हैं, और कोरोना में इनका हाल ये है। चलिए शंकर लाल जी, समय बहुत कम है, राम पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। राम पांडे जी, क्या कुछ कहेंगे आप? अब अजय टंडन भी जुड़े हुए, राहुल लोधी भी जुड़े हुए, लेकिन उनका कहना है कि रोड शो में जनता नहीं आई तो जनता क्या चुनेगी फिर प्रत्याशी को? मैं पांडे जी को कहना चाहता हूं, पांडे जी अरे अब तिवारी जी थोड़ा मुंह बंद कर लीजिए। तिवारी जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, मेरा टर्न है, अब मेरा टर्न। कैसे पानी अब मध्य प्रदेश में इनके 27 सांसद हैं, एक एक्सपायर हो गए। 27 सांसद क्या कर रहे हैं? इनके 115 से ज्यादा इनके विधायक हैं। वो विधायक क्या कर रहे हैं? इनके 30-35 मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? हजारों पार्षद हैं, वो क्या कर रहे हैं? 18 करोड़ इनके कार्यकर्ता हैं, 18 करोड़। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या कर रहे हैं ये? क्यों शमशान घाट पे लाइन लगी हुई है? क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? क्यों दवाइयां नहीं मिल रही है? ये 18 करोड़ लोग कहां चले गए? और राहुल लोधी जी मेरे सामने है, इनसे बात करो, इन्होंने बंसल न्यूज पे क्या इंटरव्यू दिया था? कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, यदि कांग्रेस छोड़ूंगा तो मैं गद्दार हूं, कांग्रेस छोड़ूंगा तो मैं धोखेबाज हूं, कमलनाथ मेरे पिता समान है। और ये हमेशा खुद बोलते थे चौकीदार चोर है, शिवराज सिंह। चलिए राम पांडे जी और शंकर लाल जी, समय बहुत कम है, अब देखना होगा कि जब 2 मई को रिजल्ट यानी कि कल रिजल्ट आते हैं तो क्या कुछ होता है। फिलहाल मैं दोनों मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम दमोह की बात कर रहे हैं कि आखिर किसका दमोह का बाजीगर कौन होगा। राहुल लोधी हमारे साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी जुड़े, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन भी जुड़े, और दोनों ने ही अपनी जीत का दावा किया। लेकिन जनता किसे चुनती है, क्योंकि दमोह में जो उपचुनाव हुआ है उसमें जनता ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। ऐसे में अब बीजेपी ने जो तमाम दावे किए हैं जीत के, वो भी देखने वाली बात होगी, और कांग्रेस ने जो जीत के दावे किए हैं वो भी अब कल पता चलेगा कि आखिर दमोह के दंगल में क्या राहुल लोधी की फिर से एंट्री होती है, या फिर कांग्रेस का जो दाव है जीतने का, अजय टंडन जीत रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही तो अजय टंडन की वापसी होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल दमोह के दंगल में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।